Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3, जो कि क्लास 12th के बोर्ड के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ेंगे आज? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही हो, मेंटली सही हो, सोशल आपका बिहेवियर सही हो, ये सारी चीज मिला करके किसमें आ जाते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, तो हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पहले इसका माइंड टेबल बना लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और इसको हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे पहला। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है कि स्टेबल है, ये सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद जितना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, बाय चांस पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसके रोकने के लिए कौन कौन सा मेथड्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक, पहला हो गया। दूसरा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इंटरकोर्स के होने के बाद भी उसमें चाइल्ड बर्थ ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, उसको रोकने का काम किसमें किया जाता है? इसी मेथड्स के थ्रू किया जाता है, जिसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बाय चांस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के बाद भी क्या हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, तो उसको कैसे अबॉर्ट किया जाए, कैसे अबॉर्शन किया जाए, उसको बोला जाता है क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये हो गया क्या, अबॉर्ट करने के लिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद की क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, या कुछ उनमें क्या उनके हार्मोन्स काम ना कर रहे हो, या उनको सही से नॉलेज ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक और प्रोग्राम वो करते हैं जिसका नाम क्या है? पांचवा क्या? ART, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है? अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो। ART का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कि इंटरकोर्स के दौरान बहुत सारे STDs होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे डिसीज होते हैं, ठीक है, और उसका होने का कारण क्या होता है, ये सारा चीज को पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है क्या? STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये सारे टर्म को क्या करेंगे हम लोग? एक एक करके डिटेल से पढ़ते जाएंगे।
पहला हम लोग देखते हैं क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको जितना भी आता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सारा जितने भी आते हैं आपके माइंड में, वो सारा क्या है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, जितना भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल, बिहेवियरल, इमोशनल हेल्थ, ये सब को मिलाकर के क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो फिजिकल, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे सही होने चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी प्रकार की डैमेज ना हो, हार्मोन सही से सिक्रीट हो, तभी वो क्या कर सकता है? फुल्ली वर्किंग होगा। ठीक है, दूसरा क्या? मेंटल। मेंटल कैसे? जैसे कि आपको क्या बेबी कंसीव करना है कि नहीं करना है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो भी किस में आएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सोशल, सोशली कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि सोशल क्या, जैसे कि सोशल मतलब क्या? सामाजिक कारकों के कारण क्या हो जाता है, कई बार प्रेशर फील करते हैं, तो ये सारा भी नहीं होना चाहिए। ये अगर आप सोशली आप क्या हो, एक्टिव हो, तो क्या है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अच्छा है। बिहेवियर भी क्या करता है? इसको इफेक्ट करता है। इमोशनल ये मेंटल में ही आ जाएगा। तो ये सारे क्या है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, सही से चले, ठीक है, उसके लिए हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम 1951 में, कब किया गया था? फर्स्ट टाइम 1951। ये डेट आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग नाम का प्रोग्राम चलाया गया था। कब? 1951 में, फर्स्ट टाइम इंडिया में। ठीक है, जिससे क्या हो सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा बना रह सके, ठीक है, और पॉपुलेशन भी क्या हो, कंट्रोल में हो, इसके लिए क्या बनाया गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये आज भी चल रहा है ये प्रोग्राम, जिसको अदर नेम से जाना जाता है। आज इसको कौन से नाम से जाना जाता है? लिख लेंगे यहाँ पे, RCH। फैमिली प्लानिंग को ही, प्रोग्राम को ही अभी भी चलाया जा रहा है, जिसका नाम को क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। अब क्या नाम रखा गया इसका? RCH। इसका फुल फॉर्म आता है, आपके बोर्ड में भी आता है और नीट के क्वेश्चन में भी आता है, तो ये याद रखना आपको। इसका फुल फॉर्म लिख लो, रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे लिख देती हूँ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। RCH अभी फैमिली प्लानिंग के जगह पे चलने वाला प्रोग्राम है, ठीक है, ये याद रहेगा। और ये वाला डेट को क्या करना है आपको? याद रखना है। कब शुरू किया गया था? 1951 में।
फैमिली प्लानिंग नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया था जिससे पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंट्रोल में रख सके और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सके। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है जिसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब उसको क्या बोला गया, RCH के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर यहां तक। अब देखो इसमें और क्या क्या बताया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे क्या किया गया है, आपको निर्देश दिया गया है कि किसके किसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसको आप लिखते जाएंगे इधर, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड देयर ऑर्गन्स, लिखेंगे इसको। नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, कि क्या इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो सेक्स ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या है, उसमें कौन से टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिसके कारण आप नॉलेज होने के कारण आप कोई भी फियर नहीं होगा आपको, ठीक है, कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। क्लियर है। फिर इसमें क्या नॉलेज होना चाहिए, दूसरा क्या, नॉलेज ऑफ adolescence and changes related to it, इसका मतलब क्या है, एडोलेसेंस कि जैसे कि एक प्यूबर्टी के बाद क्या आता है, चेंजेस आने लगते हैं। बॉयज में आवाज का भारी होना, सीना चौड़ा होना, मसल्स डेवलप होना, हेयर्स आना, ये सारे चेंजेस आते हैं। तो इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो इससे उसको फियर्स नहीं होना चाहिए। ठीक, गर्ल्स में उसके आवाज पतला होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, बॉडी साइज का क्या होना, अलग अलग जगह पे क्या होना, फैट का कंपोजिशन क्या होना, वहां पे इकट्ठा होना, ये सारे के बारे में क्या होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। तीसरा क्या देखेंगे इसमें, प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उनको। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग क्लियर है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या उसको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, तो इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, और फिर क्या चीज का पता होना चाहिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का कैसे टेक केयर किया जाए। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, प्रेगनेंसी के बाद उसके कैसे केयर किया जाए। ठीक है, ये सारा चीज किसमें, RCH के दौरान ये सारी चीज का क्या करते हैं, नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें STIs के बारे में पता होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी तो अवेयर रहेंगे ना। और क्या पता होना चाहिए, आर्ट के बारे में पता होना चाहिए, आर्ट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। और क्या, MPT के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर है। ये सारा चीज किसके अंतर्गत बताया गया है, RCH, जो फैमिली प्लानिंग बोल रहे थे
उसके अंतर्गत आपको ये सारे चीज के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में। देखो अब आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया गया है, एमनियोटेंसिस। एमनियोटेंसिस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए भी, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। मैं अभी यहाँ पे एमनियोटेंसिस बता रही हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो वो सारे इसमें बन जाएंगे। क्लियर है? देखो एमनियोटेंसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या होता है, जैसे कि क्या है, ये एक मम्मी है, ठीक, यहाँ पे बना देते हैं। जो कि अभी क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, अभी बेबी है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर रहा है वो बेबी, न्यूट्रिशन ले रहा है। क्लियर? अब क्या होता है, एमनियोटेंसिस क्या होता है, इसके अंदर में ये क्या रहता है, एक कवर के द्वारा क्या रहता है, ये ऐसे जो बेबी है वो कवर्ड रहता है, और इस कवर के अंदर में लिक्विड होता है। इस कवर के अंदर में क्या होता है, लिक्विड होता है, जिससे वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को अपटेक करता है। ठीक, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, एमनियन। एमनियन क्लियर यहां तक? अब क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो बेबी का जो सेल है, बेबी का जो सेल है वो भी इस फ्लूइड में आ रहा है। बेबी का जो सेल है, उसकी स्किन का जो सेल है वो क्या हो रहा है, इस फ्लूइड में आ रहा है ऐसे। और क्या, इसका बेबी का यूरिन वगैरह भी इसी फ्लूइड में आ रहा है। तो इसे बेबी के अंदर कौन कौन सा केमिकल्स है, कौन कौन सा क्रोमोसोम है, ये सारा हम क्या कर सकते हैं, इस फ्लूइड के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एमनियन के थ्रू क्या क्या पता कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और ये कब हो जाना चाहिए, ये टाइम याद रखना है, ये कब होता है, 16 वीक टू 22 वीक्स के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले नहीं किया जा सकता एमनियोटेंसिस। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें ये वाले फ्लूइड को क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन के थ्रू निकाल दिया जाता है। कैसे निकाला जाता है, ये कोई नीडल है, ठीक, इसके थ्रू क्या किया जाता है, इस फ्लूइड को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, ये सारी चीज को क्या कर लिया जाएगा, पता कर लिया जाएगा। जैसे कि इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एमनियोसेंटेसिस के में कौन से डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। तो कौन से डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर आप अभी तक जेनेटिक्स पढ़ लिए होगे तो आपको डिसऑर्डर के बारे में पता होगा कि डिसऑर्डर दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा, क्रोमोसोमल और एक होता है मेंडेलियन। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, क्रोमोसोम के शेप साइज में क्या हो जाना, चेंज आ जाना। जैसे कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, उसका यहाँ पास से क्या हो जाना, कट जाना। ठीक है, उसके साइज में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। या फिर क्या हो जाना, यहाँ पे ये क्या रहता है, डिप्लॉइड रहता है, एक और क्या आ जाना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का आ जाना। या फिर एक क्रोमोसोम का क्या हो जाना, इसके साथ वाले क्रोमोसोम का क्या हो जाना, डिलीट हो जाना। ये सारे किस में आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं, जिसके कारण बेबी क्या हो सकते हैं, डिसीज हो सकता है।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लिख लेते हैं यहीं पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल कौन कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, ठीक, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस सिलेबस से बात करें तो और कौन कौन सा, सॉरी, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम, ये सारा आपको पता होना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें ये सारे डिसीज आते हैं, ठीक है। अब क्या बताया गया है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में क्या बताया गया है कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा इससे क्या पता कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया भी पता कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया का भी पता लगाया जा सकता है, नॉर्मल एनीमिया का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और क्या चीज का पता लगा सकता है, हीमोफीलिया का, ठीक है। और कौन से डिसीज के बारे में, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में भी पता लगा जा सकता है। और ये दोनों क्या होते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताई कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगाया जा सकता है, क्लियर। बट मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी कैसे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्या है, बेबी है, वो क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, यहाँ पे एमनियन में क्या भरा है, वो उसमें यूरिन भी है, तो यूरिन से उसके केमिकल को भी पता लगाया जा सकता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया डिटेक्ट किया जा सकता है, क्लियर है। तो ये भी याद रखना, मेंडेलियन जेनेटिक, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी क्या होता है, यहाँ से डिटेक्ट होता है। अब इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है, क्यों बैन किया गया है, क्योंकि इसका कारण है, क्या कारण, कि इससे क्या कर सकते हैं, सेक्स को भी पता लगाया जा सकता है कि वो फीमेल है कि मेल है, ये जो फिटस है वो क्या है, फीमेल है कि मेल है, इसका भी पता लगाया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, फीमेल फिटेटाइटिस, ठीक है, जिससे क्या डिसीज हो रहा था, इसके पूछा जाता है, ठीक है, फीमेल फिटेसाइड, फीमेल फिटेसाइड मतलब क्या, कि पहले के जो लोग हैं, ठीक है, आजकल भी होता है ये सारा चीज, कि अगर उसको पता लगा कि इसमें क्या है, फीमेल है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जा सकता है, या फिर उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फीमेल फिटेसाइड। इसी के कारण क्या किया गया है, इस प्रोसेस को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्लियर है ये। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इतना क्लियर, ये सारा किसमें आता है, ये भी आता है आपके आरसीएच में, कि एमनियोसाइटिस से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लग गया कि कौन कौन सा डिसऑर्डर है। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो उसी स्टेज में क्या कर दिया जाता है, ये तीसरे वाले इसको हटा दिया जाता है और उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है। तो ये इसका क्या था, एडवांटेज था, बट इस डिसएडवांटेज के कारण इसको पार्शियली क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्लियर यहाँ तक। अब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो गया, यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया, क्लियर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो उसको क्या क्या रीजंस है, ये सारा चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। हेडिंग डाले ना, पॉपुलेशन, ठीक। पॉपुलेशन क्या है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
ज़्यादा अच्छा हो गया आज के ज़माना में, क्योंकि क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, ठीक, मोर्टिलिटी रेट बढ़ गया, कम हो रहा है, ठीक, इन्फेंट मोर्टिलिटी भी कम हो रहा है। ये सारे चीज़ के कारण क्या हो गया, और भी बहुत अदर चीज़ों के कारण पॉपुलेशन में क्या हो गया, बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसको क्या किया गया, स्टडी किया गया, कैसे, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में क्या किया गया, पॉपुलेशन को स्टडी किया गया। वर्ल्ड में 1900 में, ठीक, पॉपुलेशन कितना था पूरे वर्ल्ड में, 1900 में पॉपुलेशन था कितना, 2 बिलियन, कितना, 2 बिलियन, ठीक है। उसके बाद इसको कब स्टडी किया गया, और 2000 में, ठीक है, लगभग 200 साल बाद, सॉरी 100 साल बाद, ठीक है। 1900 में कितना था, 2 बिलियन। अब 2000 में जब स्टडी किए तो ये क्या हो गया, बढ़ गया कितना, 6 बिलियन। ये नंबर आपको याद रखना है कि 1900 में कितना था पॉपुलेशन, 2 बिलियन। 2000 में वो बढ़ करके कितना हो गया, 6 बिलियन, मतलब 3 टाइम्स क्या हो गया, वो बढ़ गया, जो कि बहुत क्या था, बहुत ज्यादा वृद्धि था, किसमें, पॉपुलेशन में। अब क्या हुआ, उसके बाद 2011 में जब क्या किया गया, स्टडी किया गया, तो ये पॉपुलेशन 6 बिलियन से बढ़कर कितना हो गया, 7.2 बिलियन। क्लियर है इतना, ये नंबर को याद रखना है आपको। उसके बाद इंडिया में कब स्टडी किया गया इसके बारे में, 1947, ठीक, 1947। उसके बाद क्या किया, 2000 में, फिर 2000 के बाद 2011 क्या था, 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 350 मिलियन, ठीक है। अब ये 350 मिलियन से डायरेक्ट कितना बढ़ गया यहाँ पे, 1 बिलियन, 1 बिलियन। इतना ज्यादा वृद्धि हुआ कहाँ पे, इंडिया में। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड का जो क्या है, पॉपुलेशन है, उसमें हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा योगदान था। क्लियर है। उसके बाद 2011 में क्या हो गया, 1.2 बिलियन, ठीक, जिससे क्या ग्रोथ रेट निकाला गया कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो कितना बढ़ा है हर साल, पर ईयर 2% से कुछ कम, 2% से कुछ कम क्या हो रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है ये वे ग्रोथ रेट, क्या हो रहा है, 2% तक बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि हर 1000 पीपल में हर साल 20 क्या बढ़ रहे हैं, 20 और पीपल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, बहुत ज्यादा होता है ना ये, 1000 में 20 कितने पर ईयर, 1000 में 20 और बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। क्लियर है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर इतना। अब इसका रीजन क्या है, रीजन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके रीजन लिखते हैं यहाँ पे। रीजन क्या क्या है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, तो क्या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब इसमें क्या किया गया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो मम्मी है वो भी सेफ रहे और जो बच्चा है वो भी क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। जिसके कारण पॉपुलेशन में और वृद्धि होते गया, ठीक। और क्या है, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, नंबर ऑफ पीपल in
रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। मतलब ऐसे पीपल्स की संख्या बढ़ने लग गई जिसकी जो कि रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच चुके हैं, जैसे कि 13-14 साल से ऊपर के, ठीक है, जो क्या कर सके, रिप्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसे लोगों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्लियर है? पॉपुलेशन में यह इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और नीट के लिए। क्लियर? ये पूरा डाटा किस में दिया गया, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। ठीक, पॉपुलेशन का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पॉपुलेशन हो गया। अब देखते हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब कि वही जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जा सकता है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, जिसमें कॉन्डम्स का यूज करके, ठीक है, ठीक, इजैकुलेशन के टाइम पे क्या कर सकते हैं, उसको बाहर क्या सकते हैं, विथड्रॉल कर सकते हैं। ये सारा चीज किसमें आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। तो इसको देख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि उसमें क्या हो गया, कॉन्डम्स हो गए, डायफ्राम्स हो गए, फीमेल कॉन्डम्स हो गए, ये सारे चीज कैसे होना चाहिए, ये सारे चीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए, ये यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको यूज करने में क्या हो, इजी हो, ऐसा होना चाहिए वो, ठीक, और उसको यूज करते टाइम कोई भी उसको परेशानी ना हो, ठीक। और क्या नहीं होना चाहिए, should not interfere in sex act and desire, ठीक है। अगर इसको यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो उनके सेक्स एक्ट और उनके जो डिजायर्स है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक। और क्या, नो और लेस साइड इफेक्ट, ठीक है, ठीक, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर हो रहा है तो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मीन्स क्या, अगर उसका यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव ना हो, ठीक है, ये सारा होना चाहिए। और क्या, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, बजट में होना चाहिए, बजट में होगा तभी तो उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, जो आपके बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में पहला क्या आता है, नेचुरल मेथड, ठीक है। दूसरा आता है बैरियर मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, ठीक। तीसरा केमिकल मेथड,
और चौथा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ये सारे किसमें आते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। जिसमें नेचुरल मेथड क्या होता है? नेचुरल मेथड मतलब ऐसा नहीं कि कोई सा भी क्या जड़ी बूटी हो गया, आयुर्वेदिक चीज ला दी है जिससे आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो जाओगी, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचुरल मेथड्स में क्या यूज किया जाता है? कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचुरल मेथड। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें क्या नहीं रहता? नेचुरल में कोई केमिकल नहीं रहता, कोई बैरियर नहीं रहता, ठीक। नो केमिकल, नो बैरियर, नो बैरियर। बैरियर मीन्स क्या? बैरियर मीन्स क्या होता है? ओवम और स्पर्म दोनों को फ्यूज होने से रोकने के लिए जो उस चीज का यूज किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? बैरियर। तो इसमें कोई बैरियर्स भी नहीं होता और ना ही कोई केमिकल भी नहीं होता, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें नॉलेज होना चाहिए आपके बॉडी के बारे में, ठीक है। आपके बॉडी के बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या क्या मेथड आएगा? पहला दिखते हैं, इसमें कौन सा मेथड पढ़ेंगे? विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड या इसी को क्या बोला जाता है? क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस। विथड्रॉल मेथड में क्या किया जाता है कि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ना डाल करके इजाकुलेशन के टाइम पे उसको वहां से हटा करके इजाकुलेट बाहर किया जाता है। इसको बोला जाता है क्या? विथड्रॉल मेथड। क्लियर है? जैसे कि ये क्या हो गया? सर्विक्स हो गया और ये है वेजाइना, फीमेल वेजाइना, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें स्पर्म को ना इजाकुलेशन के टाइम, जब क्वाइटस हो रहा है, जब इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या करते हैं? स्पर्म को इसमें इजाकुलेट ना करके क्या किया जाता है? बाहर की ओर, ये स्पर्म है, बाहर की ओर क्या कर दिया जाता है? विथड्रॉ कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है क्या? विथड्रॉल मेथड। क्लियर है? ये क्या होता है? सेफ रहेगा। इससे प्रेगनेंसी में क्या होता है? सेफ रहेगा। इससे क्या नहीं हो पाएगा? वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्लियर है? ये वाले मेथड का यूज कर सकते हैं इसमें, बट ये 100% सेफ नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है? स्पर्म के यूरेथ्रा में क्या प्रेजेंट रहता है? जो इससे पहले जब वो क्या किया है, क्वाइटस इंटरकोर्स किया रहा होगा, तब क्या रहता है? इसमें कुछ स्पर्म क्या रहते हैं? इसके यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहते हैं, जो म्यूकस के थ्रू क्या हो जा रहता है? पहले ही इसमें जा सकता है। तो इसमें थोड़ा बहुत चांस रहता है। विथड्रॉल मेजर पूरे 100% क्या नहीं होता? इफेक्टिव नहीं रहता। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्या? राइम मेथड। दूसरा कौन सा मेथड? राइम मेथड। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक। आपके बुक से देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। ठीक है, पीरियोडिक, इसी को क्या बोला जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, एब्स्टिनेंस। ठीक है। राइम मेथड क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? कुछ ओवुलेशन का टाइम है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग पढ़े हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोग जानते हो कि क्या होता है? फीमेल का जो ओवम है, एग है, उसका टाइम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, जैसे कि 14th डे में क्या हो रहा है? 14th डे है, मेंस्ट्रुएशन के 14th डे में क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ये वाला दिन क्या है? रिस्क है। अगर इस दिन आप फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे,
तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी का चांस रहेगा। ठीक है, तो इस दिन को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। अब जरूरी नहीं कि 14 पे ही ओवुलेशन हो, कई में क्या हो जाता है 13 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है। तो ये 3 दिन क्या है, रिस्की है। ठीक है, अब क्या है, स्पर्म क्या रहता है, अगर एक बार फर्टिलाइज हो गया तो उसका क्या रहता है 48 आवर्स तक के वो क्या रहते हैं, फीमेल यूट्रस में क्या रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव रहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, इस ओवम को क्या कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक क्या किया जा सकता है, फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इधर और ले लेते हैं 12, 11। ठीक है, इतने दिन में अगर हुआ है तो इस दिन भी क्या कर सकता है, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे रिस्की है। एक दिन और ले लेते हैं 10 दिन, इधर भी 16 तारीख, बाय चांस इस दिन ओवुलेशन हुआ है, अब इसी दिन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, 2 दिन तक और क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ये सारे डेट क्या रहते हैं, रिस्की रहेगा। ओवुलेशन के बाद आप क्या करना है, काउंट करना है 14th डे, उस दिन क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। बट कई में क्या होता है, वो 2-3 दिन आगे होता है, कोई 2-3 दिन पीछे हो गया। ठीक है, अब स्पर्म 2 दिन क्या रहता है, सर्वाइवल रहता है स्पर्म का। तो वो क्या कर सकते हो, उसके लिए आप 2-3 दिन और इसके एरिया में ले सकते हो। मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, 1 से 5 दिन तक तो क्या चलता है, ब्लीडिंग होता है। क्लियर है, तो ब्लीडिंग से लेकर के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, ठीक है, ये 5 दिन क्या होता है, सेफ। ठीक है, 5वें दिन से लेकर के 9वें दिन तक ये क्या है, इंटरकोर्स के लिए सेफ डे है। इस दिन अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज कर रहे हो तब भी प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, उसके बाद इधर 18th to 28th डे में ये भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इसी को क्या बोला जाता है, राइम मेथड। मतलब आप क्या करोगे, पीरियोडिक आपके जब क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, वहां से काउंट करना है आपको। 1 से 5वें दिन में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो इंटरकोर्स नहीं करना है। उसके बाद में 5वें से लेकर के 9वें दिन तक का सेफ रहेगा। फिर 10वें दिन से थोड़ा सा अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 17वें दिन तक थोड़ा रिस्की रहता है, फिर उसके 18वें से 28 दिन तक क्या रहेगा, फिर से सेफ रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, राइम मेथड। अब तीसरा देखते हैं क्या, कौन सा मेथड, लैक्टेशनल एमनियोरिया। लैक्टेशन एमनियोरिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं तीसरा क्या है, लैक्टेशनल एमनोरिया। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है, ये क्या होता है, जब वो क्या है, जब फीमेल क्या थी, प्रेग्नेंट थी, उसके बाद क्या हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया है, अब वो क्या कर रही है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम को ही क्या बोला गया है, लैक्टेशनल एमनियोरिया। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, वुमेन में, फीमेल में प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या रहता है, बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहता है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ है तो ये किसको कम करता है, ये LH और FSH को। और अगर LH और FSH क्या है, अगर कम है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम रहता है। क्लियर है, तो इसका टाइम क्या होता है, 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स कितना, 6 मंथ मैक्सिमम। बट कई वुमेन्स में वो यही सोच के क्या हो जाता है, कई वुमेन्स में 6 मंथ से पहले ही प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसमें प्रेगनेंसी हो सकता है उसको। ठीक है, तो ये होता है क्या, लैक्टेशनल एमनियोरिया, जिसमें 6 मंथ तक प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सेफ रहता है। तो ये हो गया क्या, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर इतना। अब हम लोग देखते हैं क्या, बैरियर मेथड। दूसरा कौन सा है, बैरियर मेथड, इसके बारे में देख लेते हैं। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, सेकेंड
बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर मीन्स क्या? फीमेल ओवम और मेल स्पर्म, ये दोनों को फ्यूज होने से रोकना। ठीक है, दोनों को क्या करना? फ्यूज होने से रोकना। ये क्या होगा? बैरियर मेथड। इसको क्या बोला जाएगा? बैरियर मेथड। इसको लिख लेते हैं। चलो ठीक, देखो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, यूट्रस, ये है क्या? सर्विक्स। और ये हो गया क्या? वेजाइनल। ठीक, ये स्थमस, इनफंडिबुलम, फिम्ब्री, ये आप लोग पढ़ चुके हो। अब क्या होता है यहाँ पे? क्या है? ओवरी। क्लियर है? बैरियर मेथड में क्या होता है कि यहां से अगर स्पर्म क्या ना हो सके, इस सर्विक्स के थ्रू अंदर ना जा सके, तो इसको रोका जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है यहाँ पे? बैरियर बिटवीन एग एंड स्पर्म। ठीक है, ये बैरियर मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये बैरियर मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, मेल में क्या? पहला क्या? कॉन्डम। कॉन्डम को यूज करके, ये कैसे होता है? ये लेटेक्स शीट होता है। ठीक है, लेटेक्स का शीट होता है। आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसका एक क्या दिया गया है? एग्जाम्पल दिया गया है, ब्रांड दिया गया है, जिसको याद रखना आपको। क्या? निरोध। ठीक है, ये कैसे होता है? जैसे कि ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, इसके ऊपर में ये क्या होता है? एक कवर होता है। एक क्या होता है? ऐसे कवरिंग होता है, ऐसे कवरिंग होता है, जिससे क्या हो जाता है? ये जो फीमेल बॉडी है इसमें क्या नहीं होगा? स्पर्म क्या होगा? डायरेक्टली इजैकुलेट नहीं होता। ये क्या होता है? इसी सीट के अंदर में क्या हो जाता है? ऐसे भर जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ये। ठीक है, बैरियर। तो इसका यूज किया जाता है। फीमेल में भी क्या पाया जाता है? फीमेल कॉन्डम पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम कैसे होता है? इसको मिटा देते हैं पहले। ये कैसे होगा? ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया जाता है? ये ऐसे इसको कवर करे रहेंगे और ये ऐसे वेजाइना से ऊपर की ओर ऐसे लगा रहेगा। अब क्या होगा? अगर इसमें स्पर्म, ये क्या हो गया? अगर इसमें स्पर्म आ रहा है तो क्या नहीं हो पाता? ये डायरेक्टली इससे अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल कॉन्डम। और क्या यूज किया जाता है? डायफ्राम। ठीक है, और क्या पाया जाता है? सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व्स। ये सारे किससे बने होते हैं? सिलिकॉन का ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये डायफ्राम कैसे होता है? ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या किया जाता है? इस सर्विक्स को क्या कर दिया जाता है? ऐसे कवर कर दिया जाएगा, जिससे अगर स्पर्म क्या हो रहा है? इसमें जा रहा है तो क्या होगा? अंदर की ओर नहीं जाता, लेकिन वो क्या है? वेजाइनल टच हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? थोड़ा एसटीडीज के लिए खतरा है। ठीक है, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने का खतरा रहता है। ठीक, अब क्या होता है? ये वन टाइम यूज होता है। फीमेल कॉन्डम क्या होता है? वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज। ये भी क्या होता है? वन टाइम यूज। ठीक, ये जो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप वॉल्ट है, ये क्या होता है? रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल। ठीक है,
और क्या होता है ये सेल्फ फिटेड, इसको खुद ही सेल्फ क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ फिटेड। क्लियर है। अब ये जो डायफ्राम है और सर्वाइकल कैप है, इसको एक क्या क्रीम के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है क्या, उसको कौन सा क्रीम बोला जाता है, यूज्ड अलोंग, अलग कलर से लिख देते हैं इसको, यूज्ड अलोंग विथ स्पर्मिसिडल क्रीम, ठीक है। इसका क्या है, नोनोक्सिनॉल। किसके साथ यूज किया जाता है, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप को एक क्रीम लगाया जाता है। कौन सा क्रीम होता है, स्पर्मिसिडल क्रीम, जो क्या करता है, स्पर्म को किल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म आया उसको क्या कर दिया जाता है, वहीं पे किल कर दिया जाता है। इसमें एक क्या है, एक क्रीम का नाम यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, क्या, नोनोक्सिनॉल, नोनोक्सिनॉल। क्लियर है। तो यहां पे आपका बैरियर मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरा, तीसरा मेथड क्या है, केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड तीसरा है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि पील्स हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं इसमें कौन कौन क्या क्या यूज किया जाता है इसमें, पील्स, दूसरा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, इम्प्लांट का यूज किया जाएगा और इंजेक्शन का, इम्प्लांट, और चौथा क्या, इंजेक्शन। ये चार चीज यूज किया जाता है किसमें, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। क्लियर। जिसमें पील्स में आपके 3 तरीके का आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। पील्स में क्या क्या दिया गया है, इसको यहां पे लिख दिया जाता है, ठीक। पहला क्या दिया गया है यहां पे, COC, और एक क्या है, POP। ये सारे पील्स हैं, ठीक है। और क्या है जो इंडिया में बनाया गया है लखनऊ में, वो क्या है, एक सहेली। सहेली से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में। क्लियर। इसको याद रखना है सहेली के बारे में। और एक क्या है, POP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक। इसमें क्या होता है, इस पिल्स में क्या होता है, पिल्स में क्या है, ये मेडिसिन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या पाया जाता है इसमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
सहेली में एक हार्मोन पाया जाता है, क्या? सेंट क्रोमेन। सहेली जो पिल्स है उसमें क्या पाया जाता है? सेंट क्रोमेन हार्मोन पाया जाता है, जो कि क्या होता है? एंटी एस्ट्रोजन। जो कि क्या होता है? एंटी एस्ट्रोजन। एंटी एस्ट्रोजन, ये याद रखना है। इतने क्लियर है? अब ये काम कैसे करते हैं, ये पिल्स कैसे काम करते हैं? देखो क्या होता है, हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं तो देखे हैं कि क्या होता है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स है, वो धीरे धीरे क्या करने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है? ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है? यहाँ से ये फट जाता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन हो जाता है यहाँ पे, जिससे यहाँ पे बनता है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जब इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया जाता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, फिर से मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ये हमने देखा था। तो इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या होता है? बढ़ेगा, फिर ये वाले में और एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा, फिर यहाँ पे और एस्ट्रोजन ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है। इस एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऐसे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे बढ़ता है, जिसके कारण फॉलिकल्स का साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है? बट जैसे ही हम कोई पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक, ये क्या है? 1 to 5th डे, इसी बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको इसी 1 से 5 दिन के अंतर में ही क्या लेना शुरू कर देते हैं? वो पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। अब पिल्स जैसे यहाँ पे लेना शुरू हुआ, अब क्या हो गया? यहीं पे ही एस्ट्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो सीओसी है वो क्या है? उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ गया। तो पहले से ही जब एस्ट्रोजन क्या था? कम था, तब एलएच और एफएसएच क्या होना था? बढ़ रहा था। बट यहाँ पे एस्ट्रोजन पहले से ही बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एलएच क्या नहीं हो पाता? बढ़ नहीं पाता। वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो ये जो फॉलिकल्स है वो भी क्या नहीं हो पाते? ग्रो नहीं कर पाते, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? पहले से 5वें दिन के अंतर्गत लेते हैं और पूरे 21 डेज तक के क्या लेना रहता है? कंटिन्यूस को लेना रहता है, ठीक। उसके बाद 7 डेज तक के इसको स्टॉप कर देते हैं। इसी बीच में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। क्लियर है? तो जो भी फीमेल्स जब पिल्स लेती है तो उनको मेंस्ट्रुएशन बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। क्लियर है? ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या हो गया? नहीं बढ़ा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही नहीं बढ़ रहा है तो ये फॉलिकल्स भी नहीं बढ़ेंगे। अब ये फॉलिकल्स नहीं बढ़ेंगे तो ये ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है। ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे प्रेगनेंसी से क्या हो सकता है? यहाँ पे बचा जा सकता है। क्लियर? एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये दोनों का काम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है क्या? स्टॉप ओवुलेशन। एस्ट्रोजन ये क्या करता है? ओवुलेशन को स्टॉप कर देता है, स्टॉप ओव्यूलेशन, ठीक है। जब एग ही रिलीज नहीं हुआ है तो वहां पे स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? हॉस्टाइल यूट्रस, यूट्रस को क्या बना देता है? हॉस्टाइल बना देता है, ठीक है। हॉस्टाइल यूट्रस, ठीक है। और क्या करते हैं ये? सर्वाइकल, ठीक है, कि म्यूकस को क्या कर देता है? ये सीक बहुत ज्यादा थिक कर देता है। जैसे कि ये क्या है? सर्वाइकल है, ये वेजाइनल है। तो यहाँ पास का जो लिक्विड है उसको क्या कर देता है? ये बहुत ज्यादा थिक कर देता है, बहुत गाढ़ा कर देता है, जिसके कारण इससे स्पर्म क्या नहीं हो पाता? ट्रांसफर नहीं हो पाता। ये किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, सर्वाइकल म्यूकस थिक, ठीक है। ये काम होता है क्या? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का। जहां पे प्रोजेस्टेरॉन आया वो क्या कर देगा? यहाँ पे सर्वाइकल का जो म्यूकस है उसको बहुत ज्यादा थिक कर देगा, गाढ़ा कर देगा, जिससे स्पर्म क्या नहीं हो पाएगा? वहां से एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये है
सीओसी का काम। अब यहाँ पे पीओपी, जब पील्स कोई ले रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, फिर से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बढ़ रहा है तो वो भी क्या करेगा, सर्वाइकल के म्यूकस को क्या कर देगा, थिक कर देगा। यही काम है सहेली का भी, ठीक है, ये सारा है। अब देखते हैं दूसरा क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी। आईयूडी क्या काम करता है, आईयूडी को कैसे यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फीमेल्स में आईयूडी का। इसको देखते हैं आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक, इसका काम क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले इसका प्रोसेस क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है, फीमेल यूट्रस, ठीक, ये होता है सर्विक्स, ये है वेजाइनल ओपनिंग। आईयूडी को क्या किया जाता है, ये टी शेप्ड का ट्यूब होता है, ये क्या होता है, टी शेप्ड का क्या होता है, ट्यूब होता है, ठीक, जिसको क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे क्या होता है, एग होता है, ठीक, यहाँ पे एग है तो क्या किया जाता है, ऐसे टी शेप्ड का क्या डाल दिया जाता है, यहाँ पे ट्यूब ऐसे डाल दिया जाता है, ठीक है। फीमेल के यूट्रस में क्या डाल दिया जाता है, टी शेप्ड का ट्यूब डाल दिया जाता है, जिससे स्पर्म क्या नहीं जा पाएगा, कहाँ पे नहीं जा पाएगा, एम्पुलर रीजन पे नहीं जा पाएगा। और जब वो एम्पुलर रीजन पे नहीं जा पा रहा है तो क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये आईयूडी को ही सबसे ज्यादा यूज करने वाला क्या है, ये डिवाइसेस है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आईयूडी 3 प्रकार के होते हैं। पहला इनर्ट, ठीक है, पहला क्या होता है इनर्ट, दूसरा क्या होता है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनर्ट क्या होता है, इनर्ट में क्या होता है, ये होता है प्लास्टिक का होता है, इसको अगर यूट्रस में डाल दिया जाए तब भी वो क्या करता है, स्पर्म को अंदर आने से क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्लियर है। ये कॉपर रिलीजिंग क्या होता है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें क्या होता है, कॉपर क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं। वो कॉपर क्या कर देते हैं, स्पर्म के जो टेल होते हैं उसको क्या कर देता है, वो भारी कर देता है, जिसके कारण स्पर्म क्या नहीं कर पाता, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, क्लियर है। तो वो एम्पुला वाले रीजन तक नहीं पहुंच पाता, ये होता है कॉपर। इसका देख लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल में लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिपी ट्यूब, लिपीज ट्यूब के नाम से आता है ये, ठीक। और कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल ये आएगा कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ये 3 आते हैं किसमें, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में, ठीक है। पहला क्या, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। अब देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग में क्या होता है। हार्मोन रिलीजिंग में एक हार्मोन सिक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टारसेट, ये एक हार्मोन है जो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। और दूसरा क्या, LNG20, दूसरा हार्मोन क्या होता है, LNG20। इसका यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, क्लियर है। ये तीनों, ये आईयूडी है, आईयूडी का काम कैसे होता है, ये वाला, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या,
इम्प्लांट, ठीक है। बैरियर हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल में तीनों पढ़ लिए। सर्जिकल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन सा बचा हुआ है, देखो ये कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया, पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में 3 पढ़े हम लोग, जिसमें से केवल सर्जिकल बचा हुआ है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको लोकल लैंग्वेज में एबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन से होते हैं, फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या, STI। क्लियर है इतना, ठीक है, ठीक है। तो अगर अभी तक का आपको क्लास अच्छे से समझ आया होगा तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।